सवाल नंबर पहला, अंतरिम सरकार से संबंधित सवाल पूछ रहा हूं मैं, ठीक है। अंतरिम सरकार, हालांकि ये अंतरिम है, बात नहीं करो। कब आमंत्रण दिया गया, किसने दिया गया, किसने दिया, किसने बनाया, विथ डेट सहित बताएंगे। बताइए। 1 अगस्त 1946, जिससे पूछूंगा वही बताएंगे। अब क्या दिए थे? आमंत्रण। मैं आई कम इन सर, आके बैठ भी गई, बोला ही नहीं मैंने। वसा इकड़े वसा तो जा इलाके में भेज दूंगा। चलिए, आमंत्रण दिया था, किसने दिया था, किसको दिया था? वेवेल कौन था, कहाँ का? वेवेल कहाँ का वायसराय था? छपारा का? भारत का। चलो, किसको आमंत्रण दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। चलिए, आमंत्रण दिया था। अगली बात बता दीजिए। और 24 अगस्त 1946 को क्या हुआ था? घोषणा हो चुकी थी पहली अंतरिम सरकार की कि बनाना है। इसके बाद 2 सितंबर 1946 को गठन ही कर दिया गया था। ए भाई सुनना, कोई जवाब नहीं बताएगा। इधर कॉर्नर में तुम लोग बताएंगे जरा। गठन जब हुआ था तो इस अंतरिम सरकार का अध्यक्ष कौन था? कौन था? वेवेल। कहाँ का? उपाध्यक्ष कौन था? कुल मिला के कहानी पता है आप लोगों को। पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे तक हो गया, ये सबको पता है। पंडित JNN जो भी है, अब यहाँ तक हो गई। इसके आगे की कहानी आप बताओ। 24 या 26 अक्टूबर, 26 अक्टूबर ले लो, 26 अक्टूबर आमतौर पे। 26 अक्टूबर 1946 को क्या हुआ था? मुस्लिम लीग क्या हो गई थी? शुरुआत में शामिल हो गई थी, ठीक है। और यहाँ से आप जानते हैं जब मुस्लिम लीग शामिल हुई थी तो 3 व्यक्तियों को मंत्रिपरिषद से बाहर कर दिया गया था। अब एक बात सुनेंगे, पहले कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 18? कौन बोल रहा? 13 थी, फिर 3 को अलग कर दिए, बचे कितने? 10। फिर शामिल करे किसको? 5 को। कितने हो गए टोटल? 15। 3 व्यक्तियों के नाम कौन बताएंगे जिनको अलग किए थे? तुम बताओ। देख के नहीं बताना, ठीक है। दूसरा व्यक्ति? सदाचंद्र बोस। कौन सा? शरद। तीसरा? अहमद खान लिख दो डायरेक्ट, पारित तो है ही। ये 3 व्यक्ति थे जिनको यहाँ से अलग कर दिया गया था और मुस्लिम लीग के लोगों को शामिल कर दिया गया था। ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि पीटी में आपको सबसे ज़्यादा ऐसे ही सवाल पूछते हैं, ठीक है। मेंस की कहानी तो कहानी कथा जैसी पता रहना चाहिए, पर पीटी में फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा पूछते हैं। अब ये जो अलग हुए हैं और ये जो 5 लोग शामिल हुए ना बेटा, देखना इनको बड़े बड़े मंत्रालय मिलेंगे, आप समझ में आएगा। चलिए, ये कहानी तो आप लोगों को अंतरिम सरकार से संबंधित बातें थी। इसके पहले की कहानी और बताएंगे मुझे। संविधान सभा से संबंधित कुछ सवाल आप लोगों से कर रहा हूं मैं। संविधान सभा, मैं पूछता हूं पूरे विश्व में संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किसके पास आया था? पूरे विश्व में, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, भारत की बात नहीं कर रहा हूं। अमेरिका को आया था। मैंने एक व्यक्ति का नाम भी बताया था, हेनरी मैन। कौन था हेनरी मैन? अरे कुछ भी मन से दे रहे हो। हेनरी मैन जो था इंग्लैंड का था।
इसने बताया तो था संविधान सभा के बारे में, परंतु इसका विचार इंग्लैंड ने फाइनल एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्ट करने वाले देश कौन कौन से थे? अमेरिका था और एक कौन सा था? फ्रांस। इन लोगों ने इसको अप्लाई किया, तो ये तो पूरे विश्व की बात हो गई। चलिए, भारत के संबंध में संविधान सभा का सबसे पहली बार, सैद्धांतिक हो चाहे औपचारिक हो, पहली बार संविधान सभा का विचार किसके सामने पेश किया गया और किसने किया था? सर 1924 में स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी में किसने? पंडित मोतीलाल नेहरू। बहुत बढ़िया। पंडित मोतीलाल नेहरू ने सबसे पहले किसके सामने पेश किया था ये विचार? ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने। अगली बात मानवी बताएगी, 1924 के बाद क्या हुआ था? पीयूष 1935 में राष्ट्रीय कांग्रेस। देख बेटा, गलत बोलोगे तो सारे कौवे काँव होते हैं। एम.एन. राव द्वारा क्या हो गया था? औपचारिक रूप से आपका क्या आ गया था? विचार आ गया था। और जब विचार आ गया था तो इसी विचार को पेश करने का काम कर दिया किसने? राष्ट्रीय कांग्रेस ने। कब? 1935 में ही। अब जो राष्ट्रीय कांग्रेस समिति थी, इन्होंने पेश कर दिया संविधान सभा के लिए। ठीक है, ये राष्ट्रीय कांग्रेस की बात आ गई यहाँ पे। 1935 में राष्ट्रीय कांग्रेस ने जब संविधान सभा की मांग कर ली तो स्वाभाविक सी बात है, आगे क्या हो गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कर दिए थे? घोषणा कर दी थी। और घोषणा कर दी थी उन्होंने, ये कह दिया था कि भैया भारत में एक संविधान हो, संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी, और उसमें जो व्यक्ति चुन के आएंगे वो कैसे आएंगे? और 1938 की बात जब बहुत तेज तरीके से विरोध होने लगा, बहुत बातें आने लगी, तो इसी चीज़ के चक्कर में ब्रिटेन गवर्नमेंट ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसका नाम था 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया। किसके द्वारा पेश किया गया? किसके द्वारा? ब्रिटेन की संसद, ये गवर्नमेंट। कौन था पेश करने वाला? लिलिलगो। लिनलिथगो। लिनलिथगो है वो, लिल्ली नहीं है वो, लिनलिथगो है। अब सुनिए, जब अगस्त प्रस्ताव आ गया तो स्वाभाविक सी बात है, अगस्त प्रस्ताव सामने आ गया, अगस्त प्रस्ताव की बहुत सारी बातें सामने आई, और इसके बाद फिर कहानी होती है आपकी 1942 की। ये भाई 1942 में क्रिप्स मिशन आया। डेट सहित बताएंगे, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। प्रीति सिक्का तुम बताओगी, क्रिप्स मिशन भारत कब आया और पेश कब हुआ? अब उठ के मारने मत लगना, इनका रोको रोको रोको, पूछ रहे हैं ना एक एक से। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा। कहां पहुंचा था? बहुत बढ़िया। पेश कब हुआ है? 7 दिन कहाँ थे ये? कौन सी होटल में थे? ताज होटल में। अरे मजाक की बात है, बताना मत। चलिए, 1942 को क्रिप्स मिशन जब पेश हो गया, परंतु इस चीज़ को किसने अस्वीकार कर दिया था? मुस्लिम लीग ने। सबसे पहले विरोध किया मुस्लिम लीग ने, फिर साथ में कांग्रेस ने भी थोड़ा थोड़ा कर दिया। इसी के चक्कर में आप जानते हैं बीच में एक किस्सा हो गया था ब्रिटेन के साथ, मतलब सरकार वरकार बदल गई थी। बताओ नेहा, आप बताएंगे 1942 के बाद की कहानी क्या थी हमारी कल की? 1945 में क्या हुआ था? है जी? दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। हाँ, इटली के साथ सरकार बन गई। इटली के साथ सरकार बन गई। क्या बोल रहे हो? तुमको समझ में आ रहा है? 1945 से दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। चल नहीं रहा था, खत्म हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेके 1942 तक चला है मात्र। हाँ, ये बोलो कि सर इस दौरान इंग्लैंड में जो सरकार थी उसकी जगह क्लीमेंट एटली की सरकार बनी, मतलब नए प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली बन गए। ये कहानी याद रख लो पूरी, बस कभी नहीं भूलोगे। ठीक, बोलो। सर उन्हें मतलब जितने भारतीय मदद के लिए उन्होंने एक मतलब वादा किया, चुनाव में वादा करते हैं लोग, उन्हें एक वादा किया था भारतीय को। हाँ, इसलिए तो जीत गए थे। तो इंग्लैंड भारत लोग गए थे, भारत के लोग गए थे कि चुनाव देने? मतलब हमारे सैनिक समर्थन कर रहे
लगे तो भैया हमको सैनिक सामान ये था, सैनिक का सामान मिलता तो इसके उसमें भाग चलो, इंग्लैंड में क्लीमेंट एटली की सरकार जीतने से भारत का कोई संबंध नहीं है। क्यों? वहाँ पे इंग्लैंड में जो सरकार बन रही है उसमें क्लीमेंट एटली का क्या रोल काल है? सर उन्होंने एक घोषणा किया था। तो घोषणा से भारत का क्या लेना देना था? तो घोषणा इसलिए थी कि भारत पक्ष में था कि क्लीमेंट एटली की सरकार बनना चाहिए था, पर भारत ने सरकार बनवा दी है, ये मत बोलना। तो वोट देने थोड़ी गए कोई वहाँ पे। चलिए, क्लीमेंट एटली की सरकार बनी तो स्वाभाविक सी बात है, क्लीमेंट एटली ने ये बातें तो चली रही थी कि द्वितीय विश्व युद्ध में सैनिकों की आवश्यकता थी और सैनिकों की आवश्यकता पूरी करा था भारत ने। इस कारण से क्लीमेंट एटली ने कहा कि भैया दिक्कत वाली बात नहीं होगी, हम आपके लिए काम करेंगे। चलिए आगे की कहानी बताइए, क्या होगा? 1946 में क्लीमेंट एटली की सरकार ने जैसी बनी तो उन्होंने पेश किया। कब पेश किया था? क्या हुआ? एक बिल पेश किए, मतलब एक प्रस्ताव ला दिए थे कि क्या करेंगे अब हम भारत को। आगे की कहानी बताओ। या यही तो मैं चाह रहा था। 24 मार्च वर्ष 1946 को इसी बिल के चक्कर में इस बिल को अप्लाई करने के लिए एक 3 सदस्यीय मिशन पहुंचाया गया, जिसे क्या कहा गया? कैबिनेट मिशन। बहुत शानदार, अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, तीनों के नाम आप अकेले बताएं, बीच में आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की। पैथिक लॉरेंस, ये 3 व्यक्ति थे। इस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? इस मिशन के मैंने पहले ही बताया था, पैथिक लॉरेंस इसके क्या रहते हैं? अध्यक्ष रहते हैं। क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष रहते हैं स्टेफर्ड क्रिप्स। बताया नहीं बताया था? चलिए, स्टेफर्ड क्रिप्स कौन से विभाग में थे? हाँ आप ही बताओ, लड्डू। चलिए, एबी एलेक्जेंडर क्या थे? पैथिक लॉरेंस क्या थे? भारत सचिव थे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। एक बात बताएंगे मुझे, कैबिनेट मिशन ने कितनी सीटों का आवंटन किया था संपूर्ण देश में, जिसमें से ब्रिटिश प्रांतों को कितनी मिली? रियासतें? हाँ 296, 292, 4 छोड़ दो तो। चलो आज की कहानी डालिए। सबसे पहले हेडिंग डालिए, अंतरिम सरकार के दौरान हुए चौरान। अंतरिम सरकार बनने के लिए हुए चुनाव। थोड़ी सी कहानी बस जान लो, पता रहना चाहिए कि क्या हुआ था चुनाव में, क्योंकि पीटी का पेपर है, कुछ भी डेटा पूछ लेगा तो फिर क्या करोगे। करें शुरू। देखो, आप जानते हैं कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन कब आया था? वर्ष 1946 में। डेट बताइए मुझे कैबिनेट मिशन की। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत में आ गया, दिल्ली पहुंच गया। ठीक, अब जब ये मार्च में आया तो इन्होंने बहुत सारी बातें बताई, और बातें बताने के बाद इन्होंने कहा कि ठीक है भैया, 389 सीटों में क्या होगा? आपका चुनाव होगा, पूरे भारत में होंगी। जिसी 389 सीटों में मैंने कल भी बताया था आपको कि 296 ब्रिटिश प्रांत के लिए थी और बाकी की जो 93 थी वो देसी रियासतों के लिए थी। इन 296 सीटों में भी हमने 2 चीज़ें देखा था कि 292 सीट जो थी और 4 सीटें ऐसी थी जो कि कमिश्नरी स्टेट में थी। तो कुल मिला के देखा जाए तो 296 सीटों में क्या होना था? आपका चुनाव होना था। और 93 जो रियासतें थीं, इन रियासतों को में तो चुनाव होना नहीं था, क्योंकि यहाँ से तो चुन के व्यक्ति आ जाते ऑटोमेटिकली। तो 296 सीटों में कैसे कैसे चुनाव हुए ये समझ लीजिए। मार्च में क्रिप्स मिशन आ गया। जुलाई 1946 में चुनाव भी कराया गया, क्योंकि इसने कहा कि चुनाव तो कराना पड़ेगा तभी तो बनेगा। और चुनाव करने के लिए क्या बातें मैंने बताया था कि जिन व्यक्तियों का यहाँ पे जो व्यक्ति चुन के आएंगे उन्हें
राज्य की या प्रांत की विधानसभा में कैसे चुन के पहुंचाया जाएगा? वयस्क मताधिकार के आधार पे हम उन्हें चुन के पहुंचाएंगे, वो भी कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से। ये बात याद रखेंगे। जो लोग यहाँ पे चुन के आ रहे हैं, ये कैसे चुन के आ रहे हैं? अप्रत्यक्ष रूप से चुन के कहाँ आएंगे? संविधान सभा में आएंगे। वो भी कहाँ से? प्रांत की विधानसभा से, राज्य वाली विधानसभाओं से। ये बात जब ऐसी हुई तो ये सारी बातें आई। जुलाई 1946 में पहली बार चुनाव किए गए। चुनाव में सारे लोग खड़े हुए। चुनाव की 296 सीटों में इलेक्शन हुआ। इन 296 सीटों में जब इलेक्शन हुआ तो 296 में आप 296 छोड़ दो, 92 ही मानो आप, 96 4 तो वो हैं आपकी। जब इनमें आपका इलेक्शन हुआ तो जो कांग्रेस थी, उस कांग्रेस ने 210 सीटों में अपने कैंडिडेट खड़े करे और इन्हीं 210 सीटों में से उसको जो जीत मिली वो मिली है 199 सीटों में। अपन जीत बस देख लेते हैं कितनी कितनी जीत मिली। 199 सीट में किसको मिली जीत? कांग्रेस को। 9 ऐसे लोग थे जो कांग्रेस के तो नहीं थे, परंतु कांग्रेस उनको समर्थन करती थी। जैसे मैं बीजेपी का बंदा नहीं हूँ मान के चलो, परंतु मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो बीजेपी का मुझे क्या है? पूरा समर्थन दे रहे हैं। उसकी पार्टी के कुछ लोग मेरा आके चुनाव प्रचार कर दे रहे हैं या कुछ कर दे रहे हैं। तो 9 ऐसे कैंडिडेट थे जो कांग्रेस के तो नहीं थे, परंतु इन्हें कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। तो कुल मिला के कांग्रेस के ही कहला रहे हैं अपन। तो ऐसे मिला के टोटल जो सीटें हुई कितनी हो गई आपकी? 208 सीटों में कांग्रेस ने अपनी जीत हासिल की। ठीक। मुस्लिम लीग की अगर बात करें तो मुस्लिम लीग ने 73 सीटों में अपनी जीत हासिल की, मुस्लिम लीग ने। और 15 कुछ ऐसे लोग थे जो कुछ निर्दलीय थे, कुछ छोटी छोटी पार्टी थी, किसान प्रजा सभा मंडल था, कुछ कम्युनिस्ट पार्टी थी, कुछ यूनिस्ट पार्टी थी। ऐसी अलग अलग पार्टियों में निर्दलीय मान लो आप उनको, निर्दलीय अलग अलग दल के लोगों ने ऐसे चुनाव में जीते। अब सबको जोड़ोगे आप तो देखो कितने हो रहे हैं। 208 सीट आपकी किनकी हो गई? कांग्रेस इन लोगों की हो गई, 73 मुस्लिम लीग की हो गई और 15 सीट किनकी हो गई? इनकी हो गई। तो जोड़ो कितने हो रहे हैं? 8 और 3 12, 12 5 8 और 3 11, 11 5 16 6, फिर उसके बाद 1 7 और 1 8 और 1 9 2 हो गई 296 सीट। कुल मिला के 296 सीटों में आपका इलेक्शन हुआ था ये, ठीक है ना? 4 भी शामिल हो गई इसमें। तो इस प्रकार से आपका इलेक्शन हुआ और ये इलेक्शन होने के बाद आप जानते हो जुलाई अगस्त में जब रिजल्ट आया तो सारी की सारी अंतरिम सरकार का गठन हुआ है, जो कि आप लोगों ने देख लिया है। निमंत्रण दिया गया, बेबेल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को बुलाया। अरे क्यों बुलाया पंडित जवाहरलाल नेहरू को? सरकार बनाने के लिए, क्योंकि सीट किसके पास ज़्यादा है? इसके पास है कि नहीं है? इसीलिए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बुलाया गया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाई थी अपनी अंतरिम सरकार। परंतु आप देख रहे हैं मोहम्मद अली जिन्ना का कहना ये था कि क्यों भैया, मैं भी तो सरकार बना सकता था, मुझे क्यों नहीं बुलाए? तो आप जानते हैं जैसे ही बेबेल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को बुलाया सरकार बनाने के लिए, कब बुलाया था सरकार बनाने के लिए? 1 अगस्त 1946 को, ठीक है, बुलाया था। और इन्होंने सरकार बनाने की घोषणा कब कर दी थी? 24 अगस्त को। इसी के बीच में, इन दोनों के बीच में एक डेट पड़ेगी आपको 16 अगस्त की। 16 अगस्त 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी मतलब मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया? एक प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मना लिया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मना दिया। इसका तात्पर्य ये हुआ, क्यों मनाया? बस छोटी छोटी बातें। मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि भैया सीट भले ही हमारी कम है क्योंकि हमारे पास तो समर्थन ही नहीं है, आप तो जानते ही हैं मुस्लिम लीग छोटे लोग हैं, तो तुमने पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही क्यों बुलाए? हम भी तो बना सकते थे सरकार। इसी बात से थोड़ा सा खफा होकर मोहम्मद अली जिन्ना ने, मुस्लिम लीग पार्टी ने 16 अगस्त 1946 को एक प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मना दिया। इसके चक्कर में क्या हुआ? पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। सांप्रदायिक दंगे जो हो गए मतलब कुल मिला के हिंदू और मुस्लिमों के बीच में दंगे भड़क उठे। जब ये दंगे भड़क उठे तो तुम्हें लग रहा है क्या कि जो सरकार बनेगी अंतरिम सरकार वो टिक पाएगी? कुछ दिन ज़्यादा नहीं टिक पाएगी। इसी कारण से आप देखेंगे ये अंतरिम सरकार 1947 आते आते तक खत्म हो जाती है, ठीक है ना? तो यहाँ की बातें पहले लिख लो, फिर इसके आगे बढ़ेंगे अपन। लिखिए, देखो ये फैक्चुअल बातें हैं, ये डेटा प्रीलिम्स में आ जाता है कई बार। सीधे सीधे बोलेगा कि प्रथम बार हुए चुनाव में अंतरिम सरकार के गठन में कांग्रेस की कितनी सीटें थी? कितनी थी? 208। मुस्लिम लीग की कितनी थी? 93। समझ रहे हैं ना? ये डेटा आपको पता रहना चाहिए। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को। छोटी छोटी बातें पता रहना चाहिए, ठीक है? हाँ, सिख की कम्युनिटी वो जो है ना उसी की तो पार्टी है। जो 4 आप अलग से जो देख रहे हैं वो सिख की कम्युनिटी की अलग अलग सीटें थी 4, तो इसी के अंदर शामिल है वो, ठीक। चलिए लिखिए इसके अंदर,
अंतरिम सरकार के दौरान हुए चुनाव, है ना, उसमें लिखेंगे। जैसे आपने पहले का 213 सीट पर उसमें से 4 सीटें अलग हो गई, तो 8 सीटों में मतलब कांग्रेस आ पाई। 4 सीटें उसी के अंदर में ही शामिल थी, बस उन्होंने जो सिख कम्युनिटी को जो 4 सीटें अलॉट कर दिए थे वो थे कांग्रेस के ही, परंतु उन्होंने सिख लोग उसमें हो रहे थे। और मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि सिख लोगों के लिए चुनाव कौन कर रहा था, कौन चुन के पहुंचाते थे, सिक्की लोग पहुंचाते थे, मुस्लिमों को मुस्लिम ही पहुंचाते थे। कौन पहुंचाते थे? राज्य के लोग पहुंचाते थे। इस कारण से उन्होंने सेपरेट करने के लिए उन्हें अलग से अलॉट कर दिया था कि सिख लोग ये ना सोचे कि हमारा प्रतिनिधित्व कम ना हो गया हो, समझ रहे ना, ये सारी बातें थी। चलिए लिखिए इसमें अंतरिम सरकार के लिए संपूर्ण देश में जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर चुनाव कराए गए। जिसमें कांग्रेस को, राष्ट्रीय कांग्रेस को 296 सीटों में से 208 सीट, ब्रैकेट में लिख लेना 199 + 9, मुस्लिम लीग को 73, और अन्य कुछ क्षेत्रीय दल और निर्दलीय लोगों को मिली। कुछ क्षेत्रीय दल मतलब लोकल पार्टी और अन्य दलों को मिली। इसी आधार पर बेवेल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को पहली अंतरिम सरकार बनाने का आमंत्रण दिया था। क्यों दिया था, समझ में आ गया सब लोगों को? इस बात से नाराज होकर मुस्लिम लीग के इस बात से नाराज होकर मुस्लिम लीग ने अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। जिस कारण से संपूर्ण देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। ठीक है, चलो ये कहानी तो आपको पूरी यहां तक समझ में आ गई। अब इसके आगे की बात देखेंगे। सांप्रदायिक दंगे, सांप्रदायिक दंगे का मतलब आप सीधे समझ लीजिए हिंदू मुस्लिमों के बीच में लड़ाई झगड़ा भड़क उठे। ठीक है, अब ये तो यहाँ की अलग कहानी है। अब हम सबसे पहले देखेंगे जो संविधान सभा बनी हमारी, उसमें कौन हमारे लिए पेपर के लिए इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, उनके नाम आपको पता होना चाहिए। आप जानते हैं कि संविधान सभा केवल एक दल की संविधान सभा नहीं थी, बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े सब दलों ने मिलकर संविधान सभा बनाया था। इसी संविधान सभा में
आंग्ल भारतीयों का नेतृत्व करने के लिए भी एक व्यक्ति था, आंग्ल भारतीयों का नेतृत्व करने के लिए एक व्यक्ति था जिसका नाम था फ्रैंक एंथनी। नाम पेपर में पूछा जाता है ये, ठीक है ना, ठीक है। इसमें जब बना था गठन हुआ था, इसमें यस मताधिकार के उससे हुआ था ना। हाँ, चुन के आए थे ये भी, आंग्ल भारतीयों ने इनको चुन के पहुंचाया था, फ्रैंक एंथनी। और जो पारसी समुदाय था आपका, पारसी समुदाय, इसके लिए पीएच मोदी, इनकी पार्टी से, पीएच मोदी जो थे इनकी पार्टी से चुन के आए थे। पेपर में सीधे सीधे पूछेगा कि संविधान सभा में जब पहली बार चुनाव हुए या अंतरिम सरकार में आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? नाम आता है पेपर में, क्या नाम है? फ्रैंक एंथनी। अंतरिम सरकार के दौरान बनी हुई संविधान सभा में पारसियों का नेतृत्व किसने किया था? नाम है पीएच मोदी। ठीक है, लिख लीजिए, दोनों को लिखवा देता हूँ। लिखिए, चूंकि संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय थी, चूंकि संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय थी, जिसमें फ्रैंक एंथनी ने एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीयों का नेतृत्व किया। आंग्ल भारतीय समझते हैं आप कौन होता है? आंग्ल भारतीय वो व्यक्ति कहलाते हैं जो ब्रिटेन से आपके आए रहे होंगे, इंग्लैंड से, है ना, अंग्रेज लोग, और आने के दौरान उन्होंने भारतीय महिला के साथ शादी कर लिए। अब उन दोनों के जो बच्चे कहलाते हैं वो कहलाते हैं आपके आंग्ल भारतीय। ठीक है, हाँ। तो आंग्ल भारतीय समुदाय का नेतृत्व किसने किया था? फ्रैंक एंथनी ने। जबकि लिखें आगे, जबकि पारसी समुदाय का नेतृत्व या प्रतिनिधित्व पीएच मोदी, हौरो मासी जी फिरोज शाह मोदी नाम था इनका। शॉर्ट में ही देगा, पूरा दिक्कत वाली बात नहीं, पीएच मोदी, ठीक है, समुदाय का नेतृत्व किया था। चलो एक कहानी और सुनाता हूँ, अच्छी वाली, घर में किसी को मत बताना। जब 1946 में चुनाव हुए तो बी आर अम्बेडकर जो थे, बी आर अम्बेडकर मतलब कौन हुए? भीमराव अम्बेडकर। ये बी आर अम्बेडकर जी जो थे, जो बांग्लादेश है आज का, जिसको आप क्या बोलते हैं? पूर्वी बंगाल बोलते थे उस समय, इसको पूर्वी बंगला या पूर्वी बंगाल, इस वाले क्षेत्र से बी आर अम्बेडकर चुन के आए थे 1946 में। पहले समझो कहानी क्या थी। जो पूर्वी बंगाल है आज वर्तमान में क्या बन के बैठा है? अपना बांग्लादेश। उस समय इसको क्या कहते थे? पूर्वी बंगाल। तभी तो हमारे देश में पश्चिमी बंगाल आ गया, पश्चिम बंगाल तभी तो आया है। तो पूर्वी बंगाल था पहले, जो बांग्लादेश है आज का। इस वाली संसदीय सीट से जीत के आए थे बी आर अम्बेडकर, यहाँ से चुन के आए थे। परंतु आप जानते हो वर्ष 1947 में हमारे देश का विभाजन हो गया, और ये जो पूर्वी बंगाल वाला क्षेत्र था ये किसके हिस्से में चला गया? पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। तो बी आर अम्बेडकर जिस सीट से जीत के आए थे वो सीट तो हो गई, अब दिक्कत वाली बात, अब क्या करें? और बी आर अम्बेडकर बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे संविधान बनाने के लिए। महात्मा गांधी के सबसे बड़े आलोचक थे बी आर अम्बेडकर। जब महात्मा गांधी से पूछा गया कि आप संविधान सभा में शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं, या आप इस पूरी प्रक्रिया में शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि भैया बी आर अम्बेडकर है तो मेरी आवश्यकता वहाँ पे वैसे भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, बी आर अम्बेडकर को हम नहीं शामिल करेंगे, हम एक काम करते हैं आपको शामिल करेंगे। ऐसी भी बात हुई। तो गांधी जी ने कहा था कि बी आर अम्बेडकर के बगैर तुम संविधान बना ही नहीं सकते। जो नॉलेज बी आर अम्बेडकर जी के पास है वो नॉलेज तुम्हारी पूरी संविधान सभा में किसी के पास नहीं है। संविधान को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाने वाला व्यक्ति था कौन? बी आर अम्बेडकर। तभी तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे, तभी तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। समझ में आया? तो 1946 में जब पूर्वी बंगाल से बी आर अम्बेडकर चुन के आए थे, परंतु 1947 में जब देश हमारा विभाजित हो गया तो ये क्षेत्र कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। अब बी आर अम्बेडकर के लिए क्या करें? तो वर्ष 1947 में, मतलब डेट भी लिख लो, 24 अगस्त की बात है। एक बात याद रखो, जब कभी भी किसी भी सीट में कोई व्यक्ति चला जाए, मर जाए या खाली हो जाए, कुल मिला के सीट खाली हो जाए,
तो अगले 6 महीने बाद इसमें क्या होता है, उपचुनाव होता है, बाई इलेक्शन कराया जाता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि उपचुनाव क्या होते हैं, चुनाव कैसे होते हैं, आम चुनाव क्या होते हैं, ये सब बताएंगे। तो 6 महीने के दौरान, 6 महीने के अंदर में क्या होता है, उपचुनाव होता है। बहुत ज़्यादा अगर दिक्कत हो जाती है तो 6 महीने और बढ़ा भी दिया जाता है अगर दिक्कतें होती हैं। तो ये सारी देखो, 46 में सारी कहानी चल रही थी, 47 में आपकी क्या हो गई, सीट खाली हो गई। तो बाई इलेक्शन कराया गया फिर से एक बार 24 अगस्त 1947 को, ठीक है। और कहाँ कराया गया बाई इलेक्शन, समझिए, यहाँ नहीं कराया गया। BR अम्बेडकर को हमको चुन के लाना था, तो अब BR अम्बेडकर कहाँ से लड़े, तो मुंबई प्रेसिडेंसी की पूना संसदीय सीट से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जयकर। ये जयकर इस सीट में जीते हुए थे, पूना की संसदीय सीट से। इनको कहा गया कि भैया तुम अपनी सीट छोड़ो, तो सीट क्या हो गई, खाली, पूना की, मुंबई प्रेसिडेंसी की पूना संसदीय सीट में जयकर जी को कहा कि तुम अपनी सीट छोड़ो, तो ये सीट हो गई आपकी क्या, रिक्त, खाली। इस सीट में BR अम्बेडकर जी को पहुंचाया गया और यहाँ पे बाई इलेक्शन के माध्यम से या उपचुनाव के माध्यम से BR अम्बेडकर को 24 अगस्त 1947 को फिर से संविधान सभा में शामिल किया गया। आया समझ में? 2-3 बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। BR अम्बेडकर 1946 के समय में कहाँ से चुन के आए थे, पूर्वी बंगाल से। पूर्वी बंगाल जब 1947 में पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, तब BR अम्बेडकर को मुंबई प्रेसिडेंसी की पूना संसदीय सीट में, जिसमें जयकर नाम के JS जयकर नाम के व्यक्ति थे, उनकी सीट खाली कराई गई और उस सीट में उपचुनाव के माध्यम से 24 अगस्त 1947 को BR अम्बेडकर को लाया गया। आया समझ में? चलो लिख लीजिए इसको फटाफट। पेपर में पूछेगा किस संसदीय सीट से BR अम्बेडकर जीत के आए थे, तो कौन सी संसदीय सीट है, पूना संसदीय सीट। कहाँ आता है, मुंबई प्रेसिडेंसी में, ठीक है ना। लिखिए, अंदर लिखेंगे इसी के, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पहली बार 1946 के चुनाव में पूर्वी बंगाल से चुने गए थे। पूर्वी बंगाल से चुने गए थे। परंतु भारत पाकिस्तान के विभाजन के कारण पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया। तो BR अम्बेडकर को संविधान सभा में शामिल करने के लिए मुंबई प्रेसिडेंसी की पूना संसदीय सीट से कांग्रेस के MR जयकर, पूरा नाम लिख लेंगे इनका, MR जयकर से त्यागपत्र दिलाकर रिक्त कराई गई। जहां से BR अम्बेडकर उपचुनाव से निर्वाचित होकर पुनः संविधान सभा में शामिल हुए।
ठीक है। इंटरव्यू में जाएंगे, इंटरव्यू में आपसे पूछते हैं कि बताइए BR अम्बेडकर कैसे चुन के आए हैं। बताना क्या चुनाव से आए हैं कि उपचुनाव से आए हैं? उपचुनाव से आए हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछ लेते हैं पेपर में और बड़े बड़े कैंडिडेट इस चीज़ का जवाब नहीं दे पाते हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, पूरे देश को आज़ाद कराने के लिए, पाकिस्तान को बनाने के लिए और भारत को बनाने के लिए दो बड़े बड़े नाम आपने सुने होंगे। एक नाम है महात्मा गांधी और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। ये दोनों ऐसे व्यक्ति थे जो बनाई गई संविधान सभा में थे ही नहीं, शामिल ही नहीं थे, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दो ऐसे प्रमुख नेता थे या दो ऐसे फेमस व्यक्ति थे जो बनाई गई संविधान सभा में शामिल नहीं थे। आईएएस ने एक बार सवाल पूछ लिया ऐसे करके कि संविधान सभा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा लिखिए देता हूँ, क्वेश्चन लिखेंगे सब लोग। संविधान सभा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। देखो आईएएस वाईएएस का पेपर ऐसा है नहीं, अगर आपको पता है तो सब कुछ बन जाता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कथन नंबर पहला, महात्मा गांधी संविधान सभा के प्रमुख व्यक्ति थे। मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा में शामिल नहीं थे। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से हुआ था। सही कथन बताना है आपको, कूट दिए हुए हैं आपको। एक है केवल 2, बी है 1 और 3, सी है 1, 2 और डी है 3 और केवल 3। चलिए बताइए, केवल 2। कितने लोग मानते हैं केवल 2 आंसर आएगा मात्र? संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से हुआ था। डायरेक्ट इलेक्शन। केवल 2। क्यों, पहला कथन क्यों नहीं है सही? थे ही नहीं। मोहम्मद अली जिन्ना तो ये शामिल नहीं था, तो इसमें तो दिया हुआ है, तो ये कथन सही है आपका। तो कुल मिला के पहला कथन जो गलत है, इसको आप अगर गलत मान रहे हैं तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया कुल मिला के, ठीक है ना। केवल 2 मोहम्मद अली जिन्ना शामिल तो थे, ये बात तो सही है। संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव हुआ है वो प्रत्यक्ष से हुआ कि अप्रत्यक्ष हुआ है? अप्रत्यक्ष रूप से हुआ है, इसलिए ये कथन भी आपका गलत है। केवल और केवल 2 आपका सही है, ठीक है। अगर आप चीज़ों को समझ रहे हैं तो पेपर में सवाल करना आपके लिए आसान है, पर जब समझ में नहीं आ रहा है तो दिक्कत हो जाएगी। समझ में आया? हाँ, आलोचनात्मक डाल देते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये थी अपनी पूरी संविधान सभा की पूरी कहानी। अब बिठा लेंगे अपन संविधान सभा को, ठीक है। डालिए हेडिंग, संविधान सभा की बैठकें। देखो, आप लोग जानते हैं 24 अक्टूबर 1946 को क्या हुआ था? मुस्लिम लीग जो थी शामिल हो गई। किस में शामिल हो गई? अंतरिम सरकार। जब शामिल हो गई तो कुल मिला के संविधान सभा में उसको आना चाहिए था। अब 24 अक्टूबर की कहानी आपको पता है। पहली बैठक जब संविधान सभा की बुलाई गई, समझिएगा, संविधान सभा की पहली बैठक जब बुलाई गई तो बैठक की डेट थी 9 दिसंबर 1946।
देखो डेट मिल रही है ना 24 तारीख, उसके बाद सीधे एक एक करके पढ़ते चलेंगे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक बुलाई, और ये पहली बैठक जब बुलाई गई तो इस पहली बैठक में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई। कुल मिला के जो 73 लोग चुन के आए थे वो लोग तो पहले ही शामिल नहीं हुए। एक बात, अब जब ये पहली बैठक बुलाई गई और पहली बैठक हुई तो इस बैठक में स्वाभाविक सी बात है, जब कोई बैठक होती है तो उसका कोई अध्यक्ष तो होना चाहिए। अब तुरंत में किसको बना दिया अध्यक्ष? तो हमने जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। चूंकि ये बुजुर्ग व्यक्ति थे, कोई पता नहीं था इनका कि कब सटक जाए, कोई गारंटी नहीं है, इसलिए इनका एक काम करो, इनको अस्थाई बना दो। तो अस्थाई अध्यक्ष बनाए गए थे आपके कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। एक सवाल जो IAS लेवल में आपसे आ सकता है, किसी को मत बताना, तुम अपने दिमाग में बस रखना, ये जो प्रावधान है कि जब कभी कोई संविधान सभा बन रही है या कोई सभा बन रही है, उसमें जो सबसे सीनियर मोस्ट पीपल है उसको आपने क्या बना दिए? अध्यक्ष बना दिए। ये प्रावधान अगर देखा जाए तो फ्रांस की संसद का प्रावधान था ये। तो जैसे फ्रांस में प्रक्रिया चलती थी वैसे ही प्रक्रिया को फॉलो करते हुए हमने क्या कर दिए हैं? सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से बना दिए थे। एक पॉइंट की बात। अब जब सच्चिदानंद सिन्हा हो गए तो संविधान सभा की दूसरी बैठक 2 दिन के बाद बुलाई गई, मतलब 11 दिसंबर 1946 को बुलाई गई। अब सच्चिदानंद सिन्हा उनका दादा ये ऐसे हो रहे थे, उन्होंने कहा कब दांत गिर जाए उनके, उन्होंने कहा यार ये बेटा यार ये ऐसे वाले थे। तो उन्होंने कहा भैया एक काम करो, कुछ परमानेंट व्यक्ति की व्यवस्था करो, जो बुढ़ा कब निपट गया कोई दिक्कत नहीं। इसलिए इन्होंने फाइनल रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दूसरी बैठक में, राजेंद्र प्रसाद को दूसरी बैठक में कैसा अध्यक्ष बना दिए? स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया, ठीक है। और याद रखो मुस्लिम लीग नहीं है अभी यहाँ पे अपनी, और जब ये स्थायी अध्यक्ष बना, चूंकि जब स्थायी बना दिए हैं तो उपाध्यक्ष की आवश्यकता तो पड़ेगी। एक बात याद रखना, जब अस्थायी अध्यक्ष बने थे, पहली बैठक हुई थी, तब भी उपाध्यक्ष बन चुके थे आपके, दोनों बन चुके थे, ठीक है ना। 2 व्यक्ति थे जिनका नाम था HC मुखर्जी और VT कृष्णामाचारी, ठीक है। ये दोनों व्यक्ति उस समय बन चुके थे उपाध्यक्ष के रूप में। इन्हीं दोनों व्यक्तियों को बाद में फिर से उपाध्यक्ष बनाया गया, परंतु आप जब कभी भी आंसर लगाने की बात आएगी तो किसको लगाओगे? HC मुखर्जी ही आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। फाइनल रूप से जब बना तो यहाँ पे भी आपके 2 उपाध्यक्ष थे जरूर, परंतु कार्यकारी के रूप में जो व्यक्ति काम कर रहा था मुख्य रूप से, वो कौन कर रहा था? HC मुखर्जी ही काम कर रहे थे। कुल मिला के संविधान सभा में कितने उपाध्यक्ष थे? 2 उपाध्यक्ष थे। कौन कौन थे? HC मुखर्जी और VT कृष्णामाचारी, ठीक है। ये बड़े फैक्चुअल क्वेश्चन है, पेपर में आते ही आते हैं। शायद पिछले साल या उसके पिछले साल पूछा भी था, पिछले साल आया ये क्वेश्चन में, है ना। इसी साल भी आया था ना, इस साल आएगा। तो VT कृष्णामाचारी को ध्यान रख लेना, है ना। गारंटी दे रहे, बता देना कौन कौन से आने वाले, तो जिस हिसाब से हम तैयारी कर लेंगे, ठीक। चलिए लिखिए, आप इतनी सारी कहानी लिख लो। संविधान सभा की पहली बैठक की बात हुई तो चलिए लिखेंगे इसमें। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसी को कई बार घुमा के ऐसे भी दे सकता है आपको कि संविधान सभा की कार्यप्रणाली कब शुरू हुई, ठीक है ना। तो जब पहली बैठक होगी तभी कार्यप्रणाली शुरू होगी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में मुस्लिम लीग ने शामिल नहीं हुई, इस बैठक में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई। ठीक है, आगे लिखेंगे। फ्रांस की तरह ये आया था, HC मुखर्जी वाला आया था। फ्रांस की तरह सबसे वरिष्ठ व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
ठीक है। फिर अगला पॉइंट में जाइए, दूसरी बैठक। पहली बैठक तो ये हो गई। कई बार तो पहली बैठक कब हुई ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, कई बार बोलेगा दूसरी बैठक कब हुई, दोनों ध्यान रखना। दूसरी बैठक डालिए 11 दिसंबर 1946। इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। और H.C. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी नाम था इनका, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, हरेंद्र कुमार सॉरी, कुमार नहीं कुमार, H.C. मुखर्जी एवं V.T. कृष्णामाचारी को, V.T. कृष्णामाचारी का पूरा नाम था राय बहादुर वेनेगल, कुछ तो था ऐसा ही, तिरुवेंकटाचारी, इस टाइप से कुछ नाम है उनका। ठीक है, तो V.T. कृष्णामाचारी याद रख लो बस। हाँ, ये दोनों को संविधान सभा के उपाध्यक्ष चुने गए। लिख लीजिए यहाँ पे नोट करके, संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर 2 दिन बाद कहानी, फिर तीसरी बैठक हुई। तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को। ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। 13 दिसंबर 1946 को जब तीसरी बैठक हुई, तो चूंकि आप जानते हैं अंतरिम सरकार के लिए प्रमुख व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू को ही क्या करना था, अपना पूरा प्रस्ताव पेश करना था। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसे कहा गया उद्देश्य प्रस्ताव। यही उद्देश्य प्रस्ताव मैंने टेस्ट में भी दिया था, और वो टेस्ट का जो क्वेश्चन था वो MPPSC शायद 2016-17 में आया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव को ही कहा जाता है इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव प्रपोजल कहा जाएगा उसे इंग्लिश में। तो कई बार पेपर में उद्देश्य प्रस्ताव ना देकर वो आपको क्या दे देता है, ऑब्जेक्टिव प्रपोजल या ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव दे देता है। तो 13 दिसंबर वर्ष 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसे आगे चलकर कब स्वीकार किया गया था, मैंने पढ़ाया था पहले, 22 जनवरी 1947 को। बहुत बढ़िया, जिसे 22 जनवरी 1947 को क्या किए हैं, एक्सेप्ट किए हैं, मतलब उसे स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, तो 2 बातें होती हैं, जब कभी भी किसी भी सभा में कोई बिल पेश किया जाता है तो पेश की तिथि अलग होती है और उसे स्वीकार करने की तिथि अलग होती है। इस ड्यूरेशन में ये क्या कर रहे थे, यहाँ पे चूड़ियाँ नहीं फोटोस बेटा, बहस चल रही थी, इनमें बहुत सारी दिक्कत चल रही थी। ठीक है ना, तो लिख लीजिए इसके बारे में, तीसरी बैठक लिख लीजिए। तेरह दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, ऑब्जेक्टिव प्रपोजल पेश किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। ठीक है,
चलो अब एक टेबल बनाएंगे आप लोग। जो अंतरिम सरकार बनी थी हमारी, उस अंतरिम सरकार में कौन व्यक्ति किस किस पद में बैठे हुए थे वो आपको पता होना जरूरी है, पेपर में आते हैं। लिखिए, टेबल बनाएंगे एक, अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल। टोटल 15 लोग थे ये, ठीक है। जो मंत्रिमंडल थे टोटल 15 लोग ही थे। मैंने बताया था ना कि 13 थे, उसमें से फिर 3 को वापस कर दिए, 5 को शामिल कर लिए, तो कितने थे? 15 ही थे ना। चलिए, इसमें अगर अध्यक्ष की बात करें तो अंतरिम सरकार का जो अध्यक्ष बना था कौन था? वेवेल था, ये तो पता ही है आप लोगों को। और जो उपाध्यक्ष बने थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैं लिखवा दे रहा हूँ, यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, है ना। आप, मैं बोलते जा रहा हूँ, लिख लेना कुछ कुछ नाम लिखिए, ऐसे करके लिखते जाना, ठीक। वायसराय वेवेल अध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद में उपाध्यक्ष, डैश करके कार्यकारी परिषद में उपाध्यक्ष, और विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल, ये 3 मामले थे इनके पास। विदेशी मामला भी हो गया, राष्ट्रमंडल का पूरा कार्यभार भी इनके पास था, और जो कार्यकारी परिषद थी उसके उपाध्यक्ष तो थे ही थे। अगले व्यक्ति जो सबसे बड़े प्रमुख व्यक्ति थे जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, लिख लेंगे वल्लभ भाई पटेल। इनके पास था गृह, सूचना तथा प्रसारण, गृह, सूचना तथा प्रसारण। पीएससी 2015 में क्वेश्चन आया था, अंतरिम सरकार में उद्योग तथा वाणिज्य मंत्री कौन था? उसका नाम था जॉन मथाई। लिख लीजिए, जॉन मथाई। आया था नहीं आया था क्वेश्चन? याद होगा किसी को? ये जब सरकार बनेगी तब बनेंगे, अभी तो अंतरिम सरकार की बात चल रही है, ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री हैं ये, ठीक। लिखिए, डॉक्टर जॉन मथाई जो थे, उद्योग तथा आपूर्ति विभाग इनके पास था। अंतरिम सरकार के रक्षा मंत्रालय में नाम लिखेंगे सरदार बलदेव सिंह, स्टार मार्क कर लेंगे इसे, सरदार बलदेव सिंह, रक्षा मंत्रालय। आइए, इसमें पूछा गया सवाल है, नाम है सी राजगोपालचारी। अंतरिम सरकार में इनके पास शिक्षा विभाग था, ठीक है। बहुत बड़ा नाम है, अभी आगे चल के ये अध्यक्ष भी बनेंगे। अभी सी राजगोपालचारी, शिक्षा विभाग था। और एक नाम और लिख लीजिए, लियाकत अली खां। लियाकत अली खां मुस्लिम लीग का बंदा था जिसे वित्त मंत्रालय दिया गया था पाकिस्तान के, ठीक है। लियाकत अली खां क्या थे? वित्त मंत्रालय दिया गया था। अच्छा, लीग के 5 लोग शामिल हुए थे, आपको पता है। वो 5 की 5 लोगों को मंत्रालय मिला था, और उनकी जिद ही थी कि हमको 5 को मंत्रालय चाहिए। सोचो, इतने खट्टरवादी थे वो लोग भी। तो लियाकत अली खां को वित्त मंत्रालय दिया गया, और किसी को आपको देखेंगे, किसी को उद्योग, किसी को अलग अलग विभाग दे दिया गया था। तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये 4-5 नाम जो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, इनका नाम आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। चलिए, अगली कहानी शुरू करेंगे अपन लोग। अंतरिम सरकार बन चुकी है अपनी। अब जब अंतरिम सरकार बन गई, फिर देश का विभाजन क्यों हो गया? अच्छा खासा तो सब चल रहा था। 2 बातें।
प्रधानमंत्री बनना है। प्रधानमंत्री की दौड़ हो सकती है। हेडिंग डालेंगे माउंट बैटन योजना। इसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा। माउंट बैटन योजना, ठीक है। आप लोग जानते हैं प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। मतलब बोलो ठीक है, उठ के बस मत मार देना, ऐसा डर लगता है। कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1946 को। एक बात अब देखो, लॉजिक समझो, यहाँ पे चीज़ें कैसे याद रखना है आप लोगों को। इन लोगों ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मना दिया 16 अगस्त 1946 को। अब जब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मना ही दिया था तो शामिल नहीं होना था, परंतु अंतरिम सरकार में शामिल भी हो गए। कब शामिल हो गए ये लोग? 24 अक्टूबर 1946 को शामिल भी हो गए। ठीक है, 24-26 जो भी, दोनों में से कोई भी डेट ले लो। अब सुनो, काम समझो। ये व्यक्ति नहीं चाह रहे थे अंतरिम सरकार में आना, परंतु शामिल हुए बेवेल के कहने पे। क्यों हुए? क्योंकि घर के अंदर रह के ये घर में होल करना चाह रहे थे। कहने का मतलब अंतरिम सरकार के अंदर शामिल होकर ये सरकार को क्या करना चाह रहे थे? विफल करना चाह रहे थे। जैसे जब कभी भी कोई भी सरकार बनती है तो उसमें बहुमत के आधार पर ही कोई भी निर्णय लिया जाएगा। अब लीग के 5 लोग हैं और जब कभी भी कोई भी प्रस्ताव पेश होगा तो लीग हमेशा क्या करेगी? विरोध करेगी। तो स्वाभाविक सी बात है, कोई भी काम सफल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये लोग शामिल इसलिए हो गए कि अंतरिम सरकार के अंदर रहते हुए इन्हें सरकार के जितने भी कार्यकाज थे, जितने भी कामकाज थे, उन्हें क्या करना था? विफल करना था। अब ये सारी बातें जब यहाँ पे चल रही थी तो आप देखेंगे जो एटली सरकार थी, क्लीमेंट एटली सरकार थी, ये थोड़ी सी भारत के लिए थोड़ी सी अच्छी सरकार साबित हुई। इन्होंने ब्रिटिश की संसद में एक प्रस्ताव पेश करा और वहाँ पे कह दिया कि भैया वहाँ पे अंतरिम सरकार की गठन हो चुका है, अब वहाँ पे ब्रिटेन की गवर्नमेंट का या ब्रिटिश लोगों का कोई काम नहीं है, उनके हाथ में सत्ता दे दो, सरकार सौंप दो और तुम वापिस आ जाओ। ये बात हुई। अब ये सारी बात करने के लिए इन्होंने क्या किया? बेवेल को बोला कि तुम बेवेल वापिस आ जाओ, और माउंट बैटन नाम के व्यक्ति को बोला कि अब तुम जाओ भारत के वायसराय बन के। वायसराय आएंगे अब माउंट बैटन। जब वायसराय जैसे ही माउंट बैटन यहाँ पे आएंगे तो जैसे ही आके देखते हैं तो उन्होंने 2 अलग अलग चीज़ें देख ली यहाँ पे कि संसद के अंदर रहते हुए ही 2 प्रकार की पार्टी सरकार चला रही हैं। एक कांग्रेस है, एक मुस्लिम लीग है, दोनों अलग अलग भाग रही हैं। कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, अलग अलग बात है। तो माउंट बैटन ने इन लोगों से बात किया। बात करने के बाद पता चला कि मुस्लिम लीग की डिमांड तो आज भी वही है कि हमको अलग से क्या चाहिए? पाकिस्तान चाहिए। कांग्रेस ने कह दिया कि ठीक है पाकिस्तान चाहिए, दे दो बैटन, कोई बात नहीं, हट भाड़ में जान दो। क्या कर सकते हैं आप? महात्मा गांधी सर पटक के मर गए कि मत करो रे, मत करो रे, पर किसी ने नहीं माना। एक मौलाना नाम के व्यक्ति थे, मौलाना आज़ाद नाम के व्यक्ति थे, उनने भी पटक पटक के सर मर गए कि भैया मत करो, ये माउंट बैटन योजना जो आएगी बेकार है, भारत का विभाजन मत करो, पर नहीं माने। जब व्यक्ति हताश हो जाता है ना, एकदम क्या बोल सकते हो आप उसको, एकदम खत्म हो जाता है, मतलब कोई नहीं सुन रहा उसकी, तो फिर थक हार के उनका मरो, जाओ, जिसको जैसा लगे करो। तो फिर उस योजना को पास किया गया और आगे चल के वर्ष 1947 में आप देखेंगे भारत 2 हिस्सों में टूट जाएगा। अच्छा खासा माउंट बैटन वहाँ पे बढ़िया घूम फिर रहा था, कहाँ की कहाँ उसको पहुँचा दिए यहाँ पे, और कलंक लग गया भारत को 2 टुकड़ों में विभाजित करने का माउंट बैटन के ऊपर। उद्देश्य माउंट बैटन का नहीं था, उद्देश्य माउंट बैटन का नहीं था। अरे माउंट बैटन तो अपना काम करने आया था, वो तो वायसराय बन के आया था, उसको क्या लेन देना था भारत से, और उसको तो सरकार सौंप के जाना था, परंतु वो आ गया। जैसे ही आया तो ब्रेन वॉश कर दिए, और ब्रेन वॉश कर दिए तो बेचारा कलंकित हो गया, है ना, ऐसा हुआ। ठीक, तो माउंट बैटन योजना के अंदर कुछ 1-2 बातें लिख लेंगे, छोटी छोटी बातें लिखिए, फटाफट लिख लो। मुस्लिम लीग का अंतरिम सरकार में शामिल होना, मुस्लिम लीग का अंतरिम सरकार में शामिल होना और संविधान सभा की
पहली बैठक में अनुपस्थित रहना इस बात को स्पष्ट करता है कि मुस्लिम लीग का उद्देश्य सरकार के अंदर रहते हुए उसमें गतिरोध उत्पन्न करना था। और भारतीय एकता को बनाए रखना ऐसी स्थिति में संभव नहीं था। ठीक है। इसी दौरान ब्रिटिश संसद ने भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की और लॉर्ड माउंटबेटन को (24 मार्च 1947 को वायसराय बनाकर भारत भेजा। 24 मार्च 1947 को वायसराय, गवर्नर जनरल कह सकते हैं आप, गवर्नर जनरल बनाकर भेजा। हाँ देखो, अब एक कहानी सुनो, बड़ी मज़ेदार कहानी। कब आए हैं आपके माउंटबेटन? 24 मार्च को 1947 को 24 मार्च यहाँ पे आए। ठीक, यहाँ जैसे ही आए तो ये 31 मई 1947 को फिर वापस गए। कहाँ? ब्रिटेन, मतलब इंग्लैंड चले गए। क्यों गए? सुनो, 24 मार्च 1947 को आए, आने के बाद देखे, उन्हें कहे रे दादा यहाँ तो इतनी बड़ी टेंशन है, अय्या दैया अब क्या करें। उनने देखे दाखे पूरी सब लोगों से, नेताओं से बात करे। उन्होंने कहा भैया तुम क्या चाह रहे हो, सबकी बातें सुनी समझी और उस चीज़ को डायरी वायरी में लिख के चले गए और 31 मई 1947 को वापस भी चले गए। और वहाँ गए और वहाँ जात नहीं से एक बात सुनना, जैसे महिलाएं होती हैं, किसी की बात सुन ली किसी ने तो पेट दर्द करने लगता है उनका। क्यों करता है? क्यों करता है पेट दर्द? चुगली करना। अब पेट उन्होंने कहा अरे भाई बड़ो दर्द लग रहा, कोई बात पेट में है मेरे बताने। यही बात ऐसे ही लॉर्ड माउंटबेटन के मन में चल रही थी, उनके पेट में दर्द होने लगा। गए 31 मई को और जाके ब्रिटेन की संसद के सामने में बल पूरा उगल दिए। अरे वहाँ तो ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये सारी बातें हुई। उन्होंने कहा फिर ठीक है भैया, एक काम करो। लॉर्ड माउंटबेटन ने इन सब की बातें, जिसमें इन्होंने कहा था कि भारत के 2 भाग होने चाहिए, पाकिस्तान होना चाहिए, हिंदुस्तान होना चाहिए, हम अलग से चाहिए, ये सारी बातें लिख के लेके गए और ब्रिटेन की संसद में जाके पेश कर दिए। 3 जून को फिर आए वापस, पूरी बात सुना के, और ब्रिटेन की संसद ने पास किया वहाँ से प्रस्ताव कि ठीक है भैया जैसा वो चाह रहा है वैसा कर दो। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन फिर कहाँ आ गए? वापिस आ गए। और वापस आने के बाद उन्होंने जो वहाँ से प्रस्ताव पास हुआ था उसको यहाँ पे लाके पेश किया। ये जो पेश किया है प्रस्ताव, यही कहलाता है माउंटबेटन योजना। इसे 2 नाम से आपको पेपर में पूछा जाता है।
एक तो माउंट बैटन योजना हो गई और एक इसे कहा जाता है मन बाटन योजना। है नहीं, मन बढ़ गया नहीं बढ़ गया, दोनों नाम से पेपर में आती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लॉर्ड माउंट बैटन योजना कब पेश की गई, 3 जून 1947 को। इसे ही मन बाटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। जब ये योजना आई तो इस योजना में बराबर लिख दिया गया कि भैया पाकिस्तान अलग होगा, हिंदुस्तान अलग होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, सारी बातें ये इतिहास की बातें हैं, यहाँ नहीं समझना चाहिए। तो ये बात लिख लीजिए फटाफट। कहाँ तक लिख लिए हो? ठीक है, डायरेक्ट लिख लीजिए अब यहाँ से। माउंट बैटन योजना 3 जून 1947 को माउंट बैटन ने एक योजना पेश की जिसे माउंट बैटन योजना, एक और नाम लिखेंगे इसका बाल्कन प्लान भी कहते हैं, इसे बाल्कन प्लान। माउंट बैटन योजना, बाल्कन प्लान, बाल्कन प्लान, मन बाटन योजना, और एक नाम और लिखेंगे इसको 3 जून की योजना। इन नामों से जाना गया। ठीक है, इसी में नोट बना के लिख लीजिए। इस योजना का विरोध महात्मा गांधी और अबुल कलाम ने किया था। इस योजना का विरोध महात्मा गांधी और अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। और भी बहुत सारे लोग थे, परंतु 2 व्यक्तियों के नाम पेपर में जो आते हैं वो हैं। सीमांत गांधी फिरोज शाह, वो खान अब्दुल गफ्फार को कहा जाता है, ठीक है ना। उन्होंने विरोध तो किया था, परंतु विरोध कहाँ किए थे वो भी बताता हूँ आपको, ठीक। सीमांत गांधी कहते हैं उन्हें। हाँ, अब देखिए चीज़ों को समझना है, देखो कैसे समझना है। जब ये योजना पेश हुई है तब विरोध किया है किसने? गांधी जी ने और अबुल कलाम आज़ाद ने। अब जब ये योजना पेश हो गई तो इस योजना को भारत में स्वीकार भी तो करना पड़ेगा ना। तो स्वीकार करने के लिए एक कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया जाएगा फिर से। उस कांग्रेस अधिवेशन में जो प्रस्ताव पेश होगा उस चीज़ का विरोध किया था सीमांत गांधी ने, जिनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है ना। ऐसा है वो फंडा। तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। इन्होंने माउंट बैटन योजना का विरोध नहीं किया था, परंतु जो आगे चल के जो कांग्रेस का अधिवेशन होगा जहां पे इस योजना को पेश किया जाएगा कि भैया भारत के लिए ऐसी ऐसी बात है, आप सब लोग सुन लो, ये करना है। तो जो पेश हुआ है प्रस्ताव और वहां से जो पास होगा प्रस्ताव, उस प्रस्ताव का विरोध किया था सीमांत गांधी ने, जिनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है ना। ऐसी कहानी है, लिख लो उसको भी। चलो, एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार, सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। लिखिए, इस योजना की पुष्टि करने के लिए आचार्य जेपी कृपलानी की अध्यक्षता में, स्टार मार्क कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे, आचार्य जेपी कृपलानी की अध्यक्षता में 14 जून 1947 को 14 जून 1947 को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति या राष्ट्रीय कांग्रेस की नई दिल्ली में बैठक हुई 14 जून को। 3 जून को माउंट बैटन आया, 14 जून को बैठक हो गई। जिसमें स्टार मार्क करके लिखेंगे, गोविंद बल्लभ पंत ने
बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। गोविंद वल्लभ पंत ने भारत के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, 2-3 चीज़ें क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, कैसे कैसे बनेंगे ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा सीधे। भारत के विभाजन का प्रस्ताव सबसे पहली बार किस भारतीय ने पेश किया है, तो क्या नाम है उसका? गोविंद वल्लभ पंत। कब किया है? 14 जून 1947 को। कहाँ किया है? दिल्ली में किया है। कौन सी बैठक में किया है? अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की समिति की जो बैठक हुई है, कब हुई है? 14 जून 1947 को हुई। आया समझ में? ये बात बस ध्यान रखना, ये पेपर में आने वाली बात है। हाँ, चलिए आगे लिखेंगे। इस प्रस्ताव का विरोध खान अब्दुल गफ्फार खां, खान अब्दुल गफ्फार खां, ब्रैकेट में लिख लेना, इन्हें क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी। सीमांत गांधी ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, कई बार पेपर में आता है। ठीक है, आगे बताऊंगा उसके बारे में आपको। ठीक है, क्या है, जब कभी कोई आंदोलन चलते हैं ना, तब ऐसे नाम उन लोगों को दे दिए जाते हैं। ठीक है ना, ऐसी कहानी है। तो अब वो आंदोलन बताऊंगा तो लंबी कहानी है। हाँ, चलिए देखिए, अब एक बात सुनो, अब आगे बढ़ते चलिए क्योंकि टाइम हो रहा है। यहाँ पे देखिए तो विरोध किसने किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खां, ये एक प्रमुख नाम है। एक और नाम लिख लीजिए, किचलू। किचलू नाम के एक व्यक्ति थे जिनका पूरा नाम था आपका डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। एवं अन्य व्यक्तियों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। ठीक है, परंतु आप तो जानते हो, जब सरकार बनानी हो और भारत का विभाजन करना हो, सबको अपना अपना प्रधानमंत्री पद दिख रहा था। जिन्ना जी को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री दिख रहा था, इनको अपना दिख रहा था। तो सीधी सी बात है, कोई चिल्लाए, कोई घुमियाए, जिसको जैसा लगे कोई थुतिया के बैठ जाए, किसी से कोई मतलब नहीं। थुतियाना समझते हैं आप? खफा होके बैठ जाना। गांव में बोलते कैसे थुतिया के बैठ गो, ऐसे बोलते हैं। बोलते नहीं बोलते? किसके किसके घर में बोलते? तुम्हारे घर में बोलते नहीं बोलते? नहीं बोलते? अरे हमारे घर में सुनना, हमने अगर मम्मी से थोड़ी बहस कर ली है ना, बहस कर ली, उनका नहीं खाएंगे खाना, थुतिया के बैठ रहो, 2 थप्पड़। व्हाट इज द थुतियाना? गुस्सा होना, खफा होना। ठीक है, कई बार देसी शब्दों को भी याद करना, थुतियाना रे। हाँ, तो जब आप हिंदी पढ़ते हैं तब उनमें जो मुहावरे बताए जाते हैं आपको कि क्या बोलते हैं, एक ईंट से ईंट लड़ गई, ऐसे ही एक होता है थुतिया जाना, मतलब खफा हो जाना। ऐसा है वो मुहावरा एक प्रकार का। तो हमारे घरों में, अपने घरों में बेटा तुमको पता नहीं है, भले ही पढ़े लिखे नहीं है, परंतु वो शुद्ध मुहावरों का उपयोग करते हैं, थुतिया जाना। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, सीमांत गांधी ने पेश किया, परंतु प्रस्ताव हो गया पास, और यहाँ से आपका भारत हो जाएगा विभाजित। प्रस्ताव हो जाने के कारण भारत यहाँ पे 1947 में क्या हो जाएगा, आपका विभाजित हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका भारत, यहाँ से भारत पाकिस्तान। और जो नया भारत बनेगा, उस नए भारत में मुख्य रूप से जो पूरे भारत का गवर्नर जनरल जो बनेगा, गवर्नर जनरल जो बनेगा, तो आप जानते हैं लॉर्ड माउंटबेटन जो थे उस समय हमारे भारत के गवर्नर जनरल थे। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के कौन बने? माउंटबेटन। और भारत जब आज़ाद हो गया तो इसके प्रधानमंत्री पद की शपथ किसने ली? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये तो हो गई भारत की कहानी। ऐसे ही बात हुई कहाँ पे? पाकिस्तान में। अब एक बात सोचने वाली बात है कि जो मोहम्मद अली जिन्ना जी थे वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने?
गांधी बनना तो महात्मा गांधी बनना तो पाकिस्तान पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रधानमंत्री बनूंगा तो उनके साथ में मेरा पद होगा, और महात्मा गांधी जैसे तो नोटों में भी छपूंगा। सही 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 सारी बात लगा दिया तो करते समर्थन कर रहे हैं। क्यों नहीं बने थे? वैसे में दिखना चाहते हैं, ऐसे नहीं दिखना चाहिए। ऐसे दिखना चाहते हैं। देखो यूएन की तो बहुत लंबी कहानी है, पहले अपनी सेल्फ बात समझो। मोहम्मद अली जिन्ना का सोचना था मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू लेवल का व्यक्ति दिखता हूँ क्या, मैं जिन्ना महात्मा गांधी के साथ बैठ के बात करता हूँ, बोले मैं जवाहरलाल नेहरू से बात ही नहीं करता, मेरे को दर्जा चाहिए कैसा, महात्मा गांधी के लेवल का। अब महात्मा गांधी यहाँ पे कोई पद ही में नहीं थे, उन्होंने कहा ये तो कुछ भी नहीं है यार, क्या करें। महात्मा गांधी बने राष्ट्रपिता, तो उन्होंने कहा मेरे को भी क्या बनना है, राष्ट्रपिता। ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा बेटा नोटों में गांधी आएगा तो नोटों में जिन्ना भी आएगा। तो अपने यहाँ गांधी चलता है, वहाँ पे कौन चलता है, जिन्ना। तो वहाँ के जो गवर्नर जनरल बने, कौन बने, मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल हैं। और प्रधानमंत्री पद की शपथ ली किसने, लियाकत अली खान ने, जो कि अंतरिम सरकार में कौन से मंत्री थे, वित्त मंत्री। ठीक है, ऐसे करके आपका ये देश बनेगा। अब पाकिस्तान जाए कहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अब भारत के बारे में। विभाजन से पहले जो गांधी जी ने विरोध किया था प्रस्ताव का, हाँ। तो उनकी सुनवाई हुई थी कि नहीं? अरे क्या सुनवाई करोगे तुम एक बुजुर्ग व्यक्ति की। गांधी जी की एक सबसे अच्छी आदत क्या थी, जब अगर वो कोई चीज़ उनकी बात नहीं मानते थे ना, तो गुस्सा होके थोतिया के वो कहाँ चल जाते थे, साबरमती, वहाँ जाके बैठ जाते थे। वो सुनने ही नहीं साले की किसी की बात, उनने कहा। अब उनको मनाने के लिए जा रहे हैं लोग वहाँ पे, समझ रहे ना, उनको उनने कहा थोतिया के बैठ गए, तुम बताओ ना क्या चाहिए, हम नहीं बोलते हैं, ऐसे वाले थे। अब खूब तो चिल्लाए, उन्हें विरोध करे, वो तो विरोध तो लॉर्ड माउंटबेटन के समय से ही कर रहे थे, समझ रहे हैं ना। वो लॉर्ड माउंटबेटन ने जो आपकी प्रस्ताव योजना पहुंचाए थे तब से ही कर रहे थे वो, पर माना किसने, उनकी किसी ने माना। हाँ? इसलिए वो जाके चले गए। चलो भाई उसको पॉज कर देना वहाँ से।